हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी इसमें पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास, पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध और आपको बहुत डिटेल के साथ ही सारे प्रश्न कराए जाएंगे। आप देखिएगा, आपको ना इसी में से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला हूँ। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो अधिक से अधिक इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए। आपको वीडियो एकदम शुरू से लेके अंत तक देखना। ये नहीं देखा कि कोई टफ क्वेश्चन है तो उसको नहीं लिया। टफ क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि टफ क्वेश्चन आजकल तो एग्जामिनर का फेवरेट है। आप देखिएगा, डिटेल को पढ़िएगा, थ्योरी रिवीजन हो जाएगी। जिसकी थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो उसके लिए थ्योरी उसको उसको थ्योरी पढ़ने को मिल जाएगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिससे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया। ये प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बताइए दोस्त, ये प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मैग्ना कार्टा। जब मैग्ना कार्टा की बात हो तो बताना लॉर्ड रिपन के द्वारा। वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये पहला अवसर था जब स्थानीय स्वशासन का निर्वाचित निकाय अस्तित्व में आया था। ये प्रस्ताव लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। याद रखना दोस्तों, लॉर्ड रिपन 1882 और स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया था? बताइए दोस्तों, किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय की सूची में रखा गया था? वर्ष भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया था। वर्ष 1935 में, कब? 1935, जब भारत शासन अधिनियम के तहत इसे व्यापक और सुदृढ़ बनाया गया। आज़ादी के बाद 2 अक्टूबर 1952 को, कब? 2 अक्टूबर 1952 को 55 विकास खंडों में, कितने? 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत करी। पंचायती राज की पृष्ठभूमि तैयार की गई। वर्ष 1992 में संविधान में 73वां व 74वां संशोधन कर भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो आपको इसमें क्या क्या याद रखना है? देखिए दोस्तों, अगर पूछा जाए आपसे हस्तांतरित विषय में कब रखा गया, तब आपको आंसर देना 1919, ठीक है। और इसको राज्य सूची का विषय कब बनाया गया, तो तब आपको आंसर देना है 1935 में। इसको व्यापक और सुदृढ़ बनाया गया था। तो आप याद रखना दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है। बताइए दोस्तों, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जिसमें लोगों की भागीदारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय जनता के विकास में जन भागीदारी एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। याद रखना दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई? बताइए दोस्तों, 1907 में। कब? 1907 में। याद रखना इसको। शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना 1907 में। अध्यक्ष हाब हाउस एवं 5 अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष याद रखना कौन थे? हाब हाउस। ठीक है, हाब हाउस एवं 5 अन्य सदस्य थे। आयोग का मुख्य कार्य था कि विकेंद्रीकरण करके अथवा ना करके सरकारी व्यवस्था को सरल बनाया जा सकता है अथवा नहीं। तो आपको याद रखना है, शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना 1907 में। अध्यक्ष हाब हाउस, ठीक है, 1907 याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। किस अंग्रेज द्वारा घोषित किया गया था कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है? बताइए दोस्तों, मोंटेग्यू। कौन? मोंटेग्यू। वर्ष 1917 में, ये
वर्ष भी याद रखना, वर्ष 1917 में मोंटेग्यू द्वारा घोषणा की गई कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है, तो इसको याद रखना, मोंटेग्यू और 1917। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं आगे। स्थानीय सुशासन की श्रेष्ठ प्रणाली का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? बताइए, स्थानीय सुशासन की श्रेष्ठ प्रणाली का वर्णन किस ग्रंथों में मिलता है? रामायण में मिलता है, महाभारत में मिलता है, अर्थशास्त्र में मिलता है, सभी में मिलता है दोस्तों। किस में मिलता है? सभी में मिलता है। ये स्थानीय सुशासन का वर्णन रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र आदि ग्रंथों में स्थानीय सुशासन प्रणाली का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अभिलेख में चोलकालीन स्थानीय सुशासन की जानकारी मिलती है? वो चोलकालीन अभिलेख आपको बताना है जिससे स्थानीय सुशासन की जानकारी मिलती है। उत्तमरेरु अभिलेख याद रखना। चोल सम्राट परांतक के शासन के 12वें एवं 22वें वर्ष के प्रसिद्ध उत्तमरेरु अभिलेखों से चोलकालीन स्थानीय सुशासन की जानकारी मिलती है। आप इसको भी याद रखना दोस्तों। कौन जी चोल सम्राट कौन था? परांतक। इसको याद रखना, परांतक। ठीक है, उत्तमरेरु अभिलेख भी याद रखना है आपको, और परांतक शासक भी आपको याद रखना है, ये सम्राट था उस टाइम पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। चोल अभिलेखों में कितने प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है? बताइए दोस्तों, कितने प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख। कितने? 3 प्रकार की। उनका नाम क्या था? उर सभा नगरम। उर सभा नगरम, ये याद रखना, उर सभा नगरम, ये 3। उर क्या थी? उर जो थी वो सर्वसाधारण लोगों की आम सभा थी। इसमें क्या था? इसमें ना सभी आम लोग आते थे। और वहीं सभा, सभा या महासभा, ये ब्राह्मणों या वयस्क पुरुषों की थी। वहीं नगरम याद रखना, नगरम किसकी थी? नगरम व्यापारी समुदाय की महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी। नगरम में जो दोस्त थे ना, नगरम में जो आते थे वो व्यापारी वर्ग आता था, तो व्यापारी समुदाय की महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी नगरम। तो एक बार फिर देखिए, उर जो थी वो सर्वसाधारण लोगों की आम सभा थी। वहीं सभा और महासभा ब्राह्मण व वयस्क पुरुषों की सभा थी। नगरम व्यापारी समुदाय की महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चोलकालीन ग्रामीण संस्था उर, अभी आपको बताया था उर, उर की कार्य समिति को क्या कहा जाता? जो उर थी ना, उसकी कार्य समिति को क्या कहा जाता? उस सर्वसाधारण लोगों की आम सभा थी, तो उर की जो कार्य समिति हुआ करती थी उसको क्या कहा जाता था? आलू गड़म या गड़म, ये दोनों थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों गड़म थे, आलू गड़म भी थे और गड़म भी थे। तो इन गड़म को याद रखना, आलू गड़म और गड़म। उर चोलकालीन ग्रामीण समाज की आधारभूत इकाई थी। उर की कार्य समिति को आलू गड़म या गड़म कहा जाता था। ये गैर ब्राह्मणों की सभा थी, क्योंकि ये आम लोगों की सभा थी, सामान्य लोग भाग लेते थे। और आलू गड़म, ठीक है, इनकी कार्य समिति को कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, चोलकालीन ग्रामीण संस्था सभा महासभा की कार्य समिति को क्या कहा जाता था? बताइए, सभा और महासभा, यानी कि जो ब्राह्मणों वाली सभा की बात करते हैं जिसमें वयस्क व्यक्ति भी आते थे, वयस्क पुरुष और ब्राह्मण आते थे, उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे बरियम। क्या कहते थे? बरियम। आपको याद रखना है, बरियम। ठीक है दोस्त, तमिल में इसका अर्थ होता है आय। क्या होता है? आय। वहीं बरियम कार्य समिति के सदस्यों को, जो बरियम के कार्य समिति के जो सदस्य थे उन्हें क्या कहते थे? उन्हें बरियम पेरुमक्कल कहते थे। बरियम पेरुमक्कल कहते थे। परांतक प्रथम के उत्तमरेरु लेख में बरियम कार्य समिति के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी योग्यताएं दी गई हैं। तो बरियम संबंधी जो कार्य समिति के जो सदस्य होते थे उनकी योग्यताएं जो हैं वो किस में देखने को मिलती हैं? उत्तमरेरु लेख में। ये किसका था? परांतक प्रथम का। याद रखना दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट, बरियम के सदस्यों को चुनने के लिए, जो बरियम के सदस्यों को चुनने के लिए, मतलब ब्राह्मण और वयस्क पुरुषों की जो सभा होती थी और महासभा, उसको बरियम ही कहते थे ना। तो बरियम के सदस्यों को चुनने के लिए कितने वार्डों में बांटा जाता था? उसमें कितने वार्ड हुआ करते थे? बताइए दोस्तों। उसमें हुआ करते थे 30 वार्ड। कितने? 30 वार्ड। बढ़ते आगे, याद रखना दोस्तों, 30 वार्ड। किस अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की मान्यता प्रदान की? ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसमें स्थानीय स्वशासन को पहली बार मान्यता प्रदान की गई? बताइए दोस्तों।
1793 में। कब? 1793 में, याद रखना दोस्तों, 93 में। 1793 के चार्टर एक्ट में पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की मान्यता प्रदान की गई, 1793 में। किंतु वास्तविक रूप स्थानीय स्वशासन की स्थापना के लिए गंभीर प्रयास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आरंभ हुए थे। वास्तविक रूप से स्थानीय स्वशासन की स्थापना के लिए जो गंभीर प्रयास हुए वे 19वीं शताब्दी के बाद प्रारंभ हुए थे। ठीक, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक नगर पालिका और पंचायती राज संस्थाओं का विकास किस काल में हुआ? आधुनिक की बात करता है, यानी ब्रिटिश काल की बात करता है। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश काल याद रखना आप। आधुनिक नगर पालिका और पंचायती राज संस्थाओं का विकास ब्रिटिश काल में हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1687 में सर्वप्रथम मद्रास में इसके लिए पहला कदम उठाया गया। सबसे पहला कदम कहाँ उठाया गया? मद्रास में। और ये याद रखना 1687। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या थी? जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या थी गांव लेवल पे? बताइए दोस्तों। नाडू। क्या थी? नाडू याद रखना, नाडू। विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई नाडू थी। इसके सदस्यों को नतवार कहा जाता था। अब याद रखना, इसके सदस्यों को नतवार कहा जाता था। आपसे पूछा जाएगा किसके सदस्यों को नतवार कहा जाता था, तो आप याद रखना विजयनगर साम्राज्य की जो सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई नाडू थी उसी के सदस्यों को नतवार कहा जाता था। मौर्य काल में नगर प्रशासन कौन होता था? जो मौर्य काल में जो नगर का प्रशासन कौन होता था? बताइए दोस्तों। जब नगर की बात हो तो नागरक याद रखना। क्या याद रखना आप? नागरक। मौर्य काल में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाएं चलाती थीं। नगर सभा का प्रमुख नागरक कहलाता था। मेगस्थनीज के द्वारा दिए गए विवरणों के अनुसार पाटलिपुत्र की नगर सभा 6 उप समितियों में विभक्त थी। कितनी? 6। और प्रत्येक में 5-5 सदस्य होते थे। कितने? 5-5। तो 5 छक्का 30, कुल मिला के 30। ठीक है, याद रखना उप समितियों में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। और कितनी समितियां होती थी? 6। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। मुंबई में नगर निगम की स्थापना की गई थी। बताइए दोस्तों, मुंबई में नगर निगम की स्थापना की गई थी 1726 में। याद रखना 1726 में। मुंबई में नगर निगम की स्थापना 1726 में की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में सर्वप्रथम 1687 मद्रास में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। इसे स्वायत्त शासन का प्रारंभ माना जाता है। तो स्वायत्त शासन का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? मद्रास से, 1687 से। वहीं अगर मुंबई नगर निगम की बात की जाए तो 1726 में। याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय सरकार का संबंध होता है। स्थानीय सरकार का संबंध किससे होता है? बताइए दोस्तों। स्थानीय जनता से, स्थानीय विषय से, स्थानीय समस्याओं से, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। सिंपल क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में स्थानीय संस्थाओं का महत्व कुछ कम हो गया? किस काल में दोस्तों? राजपूत काल में। राजपूत काल में स्थानीय संस्थाओं का महत्व कुछ कम हो गया था। राजपूत काल में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था का आधार सामंतवाद था। तो राजपूत काल में किस शासन का क्या आधार था? सामंतवाद। इसके कारण स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को विकास नहीं हो सका। तो सामंतवाद के कारण स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का विकास नहीं हो सका। राजपूत काल में स्थानीय संस्थाओं का महत्व कुछ कम हो गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना। मुगल काल में ग्राम प्रशासन के लिए 3 अधिकारी उत्तरदायी थे। मुगल काल में ग्राम प्रशासन के लिए 3 अधिकारी उत्तरदायी थे। निम्न में से कौन सा अधिकारी उन 3 में से नहीं है? और कोतवाल। तो कोतवाल नहीं था। फिर कौन था? कोतवाल नहीं था। मुगल काल में ग्राम प्रशासन के 3 अधिकारी मुकद्दम, चौधरी और पटवारी उत्तरदायी थे। कोतवाल इसमें शामिल नहीं था। कोतवाल की नियुक्ति नगरों में होती थी, ना कि ग्राम में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1920 में कौन कौन से प्रांतों में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाए गए थे? 1920 में कौन कौन से प्रांतों में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाए गए थे? बताइए दोस्तों। संयुक्त प्रांत में, असम में, बंगाल में, तीनों में।
ठीक है दोस्तों। संयुक्त प्रांत में असम में, बंगाल में और उपर्युक्त सभी में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली अपनाई गई, जिसमें स्थानीय विषय को हस्तांतरित विषय में रखा गया। 1920 में संयुक्त प्रांत, ये स्टेट याद रखना, ये याद रखना, संयुक्त प्रांत असम, बंगाल, बिहार, मद्रास और पंजाब। ठीक है दोस्तों, संयुक्त प्रांत असम, बंगाल, बिहार, मद्रास, पंजाब। पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाए गए। मौर्य शासन में ग्राम अधिकारी होता था। ग्राम की बात की जाए तो ग्रामिक, कौन होता था? ग्रामिक, याद रखना, ग्रामिक। मौर्य काल में कौटिल्य चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र का पता चलता है। राज्य ग्रामीण जीवन में बहुत कुछ हस्तक्षेप करता था। शासन की सुविधा के लिए प्रांतों के उप विभाग किए गए थे, जो इस प्रकार हैं: जनपद, द्रोणमुख, खरवटिक तथा ग्राम। ग्राम का अधिकारी ग्रामिक कहलाता था। ग्राम का अधिकारी ग्रामिक कहलाता था। बंगाल में पारंपरिक गांव पंचायती प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? बंगाल में आपको बताना है 1870 में। 1870 में याद रखना दोस्तों। बंगाल चौकीदारी अधिनियम में हुई थी। ये भी याद रखना, बंगाल चौकीदारी अधिनियम कब आया था? 1870 याद रखना। इस चौकीदारी ने जिला मजिस्ट्रेट का गांव में मनोनीत सदस्य की पंचायत स्थापित करने के लिए सशक्त किया। गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में क्या कहा जाता था? गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में क्या कहा जाता था? बताइए दोस्तों। पंचमंडली कहा जाता था। क्या कहा जाता? पंचमंडली। पंचमंडली। गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली कहा जाता था। ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी महत्तर यानी कि ग्रामिक कहलाता था। उसकी सहायता के लिए एक ग्राम पंचायत होती थी, जो अपने अधिकार क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र होती थी। नेक्स्ट, चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का क्या कार्य नहीं था? चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का क्या कार्य नहीं था? ये भूमि कर का संग्रह करती थी। ठीक है दोस्तों, ये भूमि कर का संग्रह करती थी। मंदिरों को रख रखाव तथा उनकी आय व्यय का उचित प्रबंध, ग्राम भूमि का सर्वेक्षण ये नहीं करती थी। ग्राम भूमि का सर्वेक्षण नहीं करती थी। मध्यस्थ नामक कर्मचारी द्वारा ग्राम सभा के कार्यों में सहायता प्रदान किया जाता था। ये भी था। ठीक है दोस्तों, मध्यस्थ नामक कर्मचारी द्वारा ग्राम सभा के कार्यों में सहायता प्रदान किया जाता था। ठीक है दोस्तों, ग्राम भूमि का सर्वेक्षण इसका कार्य नहीं था। चोल साम्राज्य में भूमि सर्वेक्षण का कार्य केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा किया जाता था। किंतु भूमि के वर्गीकरण या उसकी श्रेणी में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक थी। मतलब ग्राम सभा एक महत्वपूर्ण थी, आवश्यक थी। ठीक है, अतः ग्राम भूमि का सर्वेक्षण ग्राम सभा का कार्य नहीं था। अगर उसमें परिवर्तन करना होता था तो अनुमति लेनी पड़ती थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बरियम स्थानीय प्रशासन व्यवस्था समिति में बुजुर्ग व विद्वान सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपको याद रखना बरियम से 12। आप याद रखना बरियम से 12। ठीक है, बरियम से 12। बुजुर्ग व विद्वान सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 12 सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, बरियम के 30 सदस्यों में थे। टोटल सदस्य कितने हुआ करते थे उसमें? 30, और 30 में थे 12 सदस्य बुजुर्ग व विद्वान हुआ करते थे। सदस्यों को वार्षिक समिति के लिए निर्वाचित किया जाता था। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट, विजयनगर शासन में मेला ग्राम में कितने ग्राम आते थे? मेला ग्राम में कितने? 50 का मेला लगा हुआ है, यानी कि 50 आते थे। कितने आते थे? 50। विजयनगर साम्राज्य में मेला ग्राम में 50 ग्राम आते थे। विजयनगर साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? उर। प्रत्येक गांव को अनेक वार्डों या मोहल्लों में बांटा जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विजयनगर शासन में गांव की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? विजयनगर शासन में गांव की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? तो बताइए दोस्तों। नाडू। आपको पीछे भी बताया था, नाडू। विजयनगर शासन में गांव की सबसे बड़ी इकाई नाडू हुआ करती थी, और इसके सदस्यों को नतवार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नतवार। इसके अधिकार ग्राम सभा की भांति होते थे। किसके? नाडू के।
किंतु इसकी अधिकार क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता था। ये स्थानीय संस्थाएं शासकीय नियंत्रण के बाहर नहीं होती थी, मतलब शासकीय नियंत्रण होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत में शामिल है, मतलब ग्राम पंचायतें अपनी आमदनी की स्रोत कहाँ कहाँ से इकट्ठे कर सकती हैं, बताइए दोस्तों। घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, बिल्कुल। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद व जिला पंचायत से आती है, ये भी ठीक है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, ठीक है दोस्तों, दान भी, ये भी ठीक है। यानी कि इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। एक बार फिर देखिए, घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत से आती थी, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है जो ग्राम सभा का सचिव भी होता है, बिल्कुल सही दोस्तों। ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभक्त होती थी, प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता, ये भी ठीक। और वार्डों की संख्या कितनी हुआ करती थी, बताइए दोस्तों। सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत बैठक बुलाना, पंचायतों की चर्चा एवं निर्णय का रिकॉर्ड रखना, ये भी ठीक दोस्तों। यानी इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। अब बढ़ते हैं आगे। एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा क्या कहलाती है, इसी को तो कहते हैं ग्राम सभा। क्या बोलते हैं, ग्राम सभा। एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाली सभी वयस्कों की सभा जिनका नाम निर्वाचन नियमावली में दर्ज है, ग्राम सभा कहलाती है, ठीक है दोस्तों। ग्राम सभा में एक या एक से अधिक गांव शामिल किए जा सकते हैं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था होती है, यानी कि ग्राम सभा बड़ी होती है और ग्राम पंचायत छोटी होती है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो उसी की संस्था होती है। तथा ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करती है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायतों के सदस्य को भी कहा जाता है, जो पंचायत के सदस्य होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जो पंचायत के सदस्य होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उनको कहते हैं उनको कहते हैं पंच। क्या कहते हैं, पंच। पंच कहते हैं, पंच। एक ग्राम पंचायत में 7 से 17 सदस्य होते हैं। कितने, 7 से 17, 7 से 17, 7 रहना नहीं तो खतरा हो जाएगा, याद रखना, 7 से 17, जिन्हें गांव के वार्डों से चुना जाता था और इन्हीं को पंच कहा जाता था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर क्षेत्र पंचायत का होता है, जिसे पंचायत समिति कहा जाता था। सही है दोस्तों, ये सही है। संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायतों से जुड़े कानून बनाए हैं। इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं, ये भी सही है दोस्तों। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है, कोई भी नहीं, यानी कि इसका आंसर डी हो गया, कोई भी कथन असत्य नहीं है। अनुच्छेद 243B में भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है, ठीक है दोस्तों। याद रखना, ऐसे क्वेश्चनों पर थोड़ा विशेष ध्यान देना। क्वेश्चन बिल्कुल सही है मगर इसने असत्य पूछा है, तो इसलिए इसका आंसर डी हो गया। और ऐसे क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज करेंगे और गलत कराने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। ऐसे क्वेश्चनों को सही से पढ़ना दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्य से मिलकर बनी होती है, जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज़्यादा गांव शामिल हो सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हों, उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, वही ग्राम सभा का वयस्क सदस्य होता है, ये भी ठीक है।
तो इसमें बूझा क्या, उपरोक्त में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि दोनों सत्य कथन है। इनका आंसर फिर डी हो गया दोस्तों। ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज़्यादा गांव शामिल हो सकते हैं। ये बात सही है। गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, वही ग्राम सभा का सदस्य होता है। ये भी सही है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। भारत में पंचायती राज जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, बताइए दोस्तों। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी, सामुदायिक विकास, यानी कि तीनों का। ठीक है दोस्तों, ये सभी। भारत में पंचायती राज शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी, सामुदायिक विकास आदि का प्रतिनिधित्व करता है। कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थन का क्या कारण था। विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों को अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना। भारत में अतीत में सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ था। देश के आर्थिक विकास के लिए विकेंद्रीकरण आवश्यक था। विकेंद्रीकरण से सांप्रदायिकता को रोका जा सकता है। मगर गांधी जी का क्या मानना था, उसको बताना है दोस्तों। तो विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों को अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना, ये गांधी जी का मानना था। आपको आंसर इसका ये देना है दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। किस अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया था। अब बताइए दोस्तों, प्रांतीय विषय कब घोषित किया गया था। वहाँ पे हस्तांतरित विषय की बात हो रही थी, यहाँ पे प्रांतीय विषय की बात हो रही है। तो अब आपको आंसर देना है 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। और जब हस्तांतरित विषय की बात की जाए तब आपको आंसर देना है 1919। तब आपको आंसर देना है 1919। याद रखना दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया था। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में पंचायती तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें व 74वें संवैधानिक संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। जब 73वां व 74वां संविधान संशोधन हुआ उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए दोस्तों। इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, बीपी नरसिम्हा राव जी। तो आपको आंसर देना है बीपी नरसिम्हा राव जी। बीपी नरसिम्हा राव जी। ठीक है दोस्तों, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री बीपी नरसिम्हा राव जी थे। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, बताइए दोस्तों। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, तो आपको याद रखना है बलवंत राय मेहता जी ने। बलवंत राय मेहता जी ने विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता जी ने की थी। बलवंत राय मेहता जी ने स्थानीय स्वशासन हेतु गांव से लेकर जिला स्तर तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता जी ने। याद रखना दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वीं अनुसूची में दर्ज विषय नहीं है, बताइए दोस्तों कौन सा विषय जो 11वीं अनुसूची में नहीं है। पेयजल, पुस्तकालय, परिवार कल्याण या अग्निशमक सेवाएं, बताइए। फायर ब्रिगेड। तो आपको याद रखना है ये अग्निशमक सेवाएं, ये दोस्तों 12वीं अनुसूची में है। ये किसमें, 12वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। एक बार नज़र जरूर फेरिएगा उन दोस्तों, और उनको याद करने की कोशिश नहीं, एक बार उनको बस ऊपर ऊपर से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि हाँ इसमें 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय हैं ये कौन से हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अल्पसंख्यकों के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किस राज्य में है, बताइए दोस्तों। अल्पसंख्यकों के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किस राज्य में है। आंध्र प्रदेश में। किसको, आंध्र प्रदेश में। अल्पसंख्यक से आंध्र प्रदेश याद रखना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। ये आपको मैंने शायद पहले या दूसरे क्वेश्चन में पढ़ाया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर 1952 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण लोगों के समग्र विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ये बहुपरियोजना कार्यक्रम था जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। इसके अंतर्गत स्वच्छता, पेयजल, आवास, चिकित्सा, शिक्षा आदि कार्यक्रम पर बल दिया गया था। नेक्स्ट, इटावा परियोजना का संबंध है
इटावा परियोजना का संबंध किससे है दोस्तों? ग्रामीण विकास से, शहरी विकास से, औद्योगिक विकास से, जनजातीय विकास से। इटावा से कोई औद्योगिक विकास अनुमान मत लगाना दोस्तों, ये था ग्रामीण विकास से। कब था, किससे था ये? ग्रामीण विकास से। इटावा परियोजना का संबंध ग्रामीण विकास से है। ये पायलट प्रोजेक्ट इटावा जिले के 64 गांवों में वर्ष 1948 में शुरू किया गया था। बाद में 1956 में 366 गांव तक विस्तार किया गया। ठीक है दोस्तों, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब फिर देखिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन, इटावा परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? अभी आपको बताया, वर्ष 1948 में। वर्ष 1948 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सर्वप्रथम कितने विकास खंडों में लागू किया गया था? बताइए दोस्तों। पहले क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, शुरुआत में हमने आपको बताया था कितने विकास खंडों में लागू हुआ था। 2-3 बार इसको रिपीट भी किया था, आपको याद भी होगा। कितने? 55। कितने? 55। 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सबसे पहले 55 विकास खंडों में लागू किया गया था। उल्लेखनीय है कि सामुदायिक विकास एक ऐसी समन्वित प्रणाली है जिसके द्वारा ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्न किया जा सकता है। कि कैसा विकास? सर्वांगीण विकास। याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया था? बताइए दोस्तों। अमेरिका के साथ समझौता किया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु भारत ने अमेरिका के साथ समझौता किया था। इसके अंतर्गत अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन, ये भी याद रखना, फोर्ड फाउंडेशन द्वारा भारत को आर्थिक सहायता देने की बात को स्वीकार किया गया था। उल्लेखनीय है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को गांधी जी के जन्म दिवस पर शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास करना था। क्या उद्देश्य था? ग्रामीण विकास करना था। नेक्स्ट, प्रायः स्थानीय सरकार अपने अधिकार एवं शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त करती हैं? बताइए दोस्तों। प्रायः स्थानीय सरकार अपने अधिकार एवं शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त करती हैं? राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार से। सही है दोस्तों, राज्य सरकार से प्राप्त करती हैं। केंद्र सरकार से दूर दूर तक नहीं, केंद्र सरकार से नहीं। केंद्र एवं राज्य सरकार के कानून द्वारा, ये भी नहीं। संविधान द्वारा, बिल्कुल संविधान द्वारा भी। ठीक है, तो राज्य सरकार से और संविधान से। देखिए दोस्तों, स्थानीय सरकार अपने अधिकार एवं शक्तियां राज्य सरकार व संविधान से प्राप्त करती हैं। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज व्यवस्था को राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किया गया। किसमें? राज्य सूची में। तो इसका उल्लेख संविधान की 11वीं अनुसूची में है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसको कब जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन से। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया था? बताइए दोस्तों। गुप्त एवं प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया था। इस संशोधन द्वारा नियमित तथा तय समय अवधि के दौरान चुनाव का भी प्रबंध किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। याद रखना, इसमें है ही नहीं कुछ प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान। आपने भी कभी प्रधानी का चुनाव में अगर आपने वोट डाले होंगे तो आपने भी गुप्त और प्रत्यक्ष रूप से ही तो डाला होगा दोस्तों, डायरेक्ट और गुप्त, है ना? तो ये आपको पता भी होगा। स्थानीय संस्थाओं द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, मतलब बहुत विस्तृत है। ये बात किसकी है? ये कथन किसका है? मतलब जैक्सन का। जैक्सन को क्या चाहिए? थोड़ा विस्तृत एरिया चाहिए। स्थानीय संस्थाओं द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, ये कथन किसका है? बताइए दोस्तों। जैक्सन ने। जैक्सन कहते हैं कि स्थानीय संस्थाओं द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, ये कथन है जैक्सन जी का। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, अब स्टेटमेंट वाले सवाल आना स्टार्ट हो गए और आप इनको ना ज़रा सही से देखिएगा। थोड़ा
ऐसी कोशिश कीजिएगा आपको ये याद हो जाए, क्योंकि अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए ना तो दोस्तों फिर ऊपर से जाएंगे, जिसको याद होंगे वो करके आएगा। क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डायरेक्ट अगर आपको याद नहीं होंगे तो फिर समझ जाओ दूर दूर तक आंसर लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इनको ना सही से देखना ही। अब इस जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन है मैंने सारे इकट्ठे ले लिए हैं, आप देखिएगा आपको और याद करने की कोशिश कीजिएगा, और थोड़ी थोड़ी हिंट मैं भी दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन किसका है कि सभी समस्याएं केंद्रीय समस्याएं नहीं होती हैं। सभी समस्याएं केंद्रीय समस्याएं नहीं होती हैं तथा इस प्रकार की समस्याएं अपनी उत्पत्ति के स्थान पर ही निराकरण चाहती हैं, यानी कि जहाँ पे वे उत्पन्न हुई हैं वहीं पर उनका निराकरण हो जाए, और वह भी ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो इन्हें सर्वाधिक महसूस करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जिस पे बोझ पड़ा है वही इसका निराकरण कर दे। तो ये कथन किसका है ये बताइए दोस्तों। ये कथन है लास्की जी का, यानी कि इनको याद रखना लस्सी से, है ना, जहाँ मिल जाए वहीं पी लो। ठीक है दोस्तों, याद रखना ये। अब कथन वाले आपको कुछ ट्रिक लगानी पड़ेगी। उधर क्या था, जैक्सन क्या कहते थे, बहुत क्षेत्र विस्तृत है, यानी जैक्सन विस्तृत की बात कर रहे थे, और यहाँ पे ये जहाँ पे समस्या उत्पन्न हो रही वहीं पे निराकरण की बात कौन कर, लास्की जी कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों याद रखना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, स्थानीय संस्थाएं अधीनस्थ संस्थाएं हैं, मतलब स्थानीय संस्थाएं जो हैं वो अधीनस्थ हैं, किसी के अधीनस्थ हैं, लेकिन एक सीमित क्षेत्र में इनको कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। मतलब इनका जो क्षेत्र है ना वो सीमित क्यों ना हो मगर उसमें इनको कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। ये कथन किसका है, तो ये कथन है गिलक्राइस्ट का। किनका है, गिलक्राइस्ट का, याद रखना गिलक्राइस्ट। अगर किसी को स्वतंत्र नहीं करोगे तो वो क्राइस्ट यानी कि वो कुछ शोर मचा देगा, आपको याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, स्थानीय संस्थाएं अधीनस्थ संस्थाएं हैं, लेकिन एक सीमित क्षेत्र में इनके कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। ये कथन गिलक्राइस्ट का है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। स्टेटमेंट कुछ अलग ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बस याद करने की कोशिश करो। स्थानीय शासन एक बस्ती के लोगों के द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंध है। मतलब स्थानीय स्वशासन एक बस्ती के लोगों द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंध है। ठीक है, ये कथन किसका है, ये कथन है एल गोल्डिंग का। एल गोल्डिंग याद रखना, यहाँ पे एल गोल्डिंग का है। स्थानीय स्वशासन एक बस्ती के लोगों द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंधन है, ये कथन एल गोल्डिंग का है। ठीक है दोस्तों, इनको ना बार बार देख लेना, आपको याद हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे, और ये कथन याद करके जाना। कहीं पे अगर एग्जामिनर ना थोड़ा घूम गया ना तो ये कथन डाल देगा, फिर आपको घुमा देगा। देखिए नेक्स्ट, स्थानीय शासन स्थानीय समाज पर आधारित एक प्रशासकीय व्यवस्था है। स्थानीय शासन स्थानीय समाज पर आधारित एक प्रशासकीय व्यवस्था है जो सरकार की सत्ता का उस समय प्रतिनिधित्व करती है जब वह स्थानीय रूप से सक्रिय है। ठीक है दोस्तों, जो सरकार की सत्ता का उस समय प्रतिनिधित्व करती है जब वो स्थानीय रूप से सक्रिय है। ये कथन किसका है, ये कथन है कार्ल जे फ्रेडरिक का। याद रखना दोस्तों, कार्ल जे फ्रेडरिक का। स्थानीय स्वशासन स्थानीय समाज आधारित एक प्रशासकीय व्यवस्था है जो सरकार की सत्ता का उस समय प्रतिनिधित्व करती है जबकि स्थानीय रूप से सक्रिय है। और ये कथन कार्ल जे फ्रेडरिक का है, कार्ल जे फ्रेडरिक का है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन की संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है। मतलब ये अधिक शिक्षाप्रद की बात कर रहे हैं कि किसी अन्य भाग की अपेक्षा स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं होती हैं वो अधिक शिक्षाप्रद है। ये कथन किसका है, तो ये भी कथन लास्की जी का है, और पीछे भी ये कथन लास्की जी का था। बताइए दोस्तों। ठीक है, अब आपको ना थोड़ा रिकॉल करते जाइएगा दोस्तों, पीछे वाले भी याद करते जाइए, नहीं तो फिर भूल जाओगे और ये सब इधर के उधर हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, स्थानीय संस्थाएं सामान्य कार्यों में नागरिकों का सामान्य हित जागृत करती हैं। स्थानीय संस्थाएं सामान्य कार्यों में नागरिकों का सामान्य हित जागृत करती हैं। ये बताइए ये कथन किसका है, तो लॉर्ड व्राइस का है। किसका है, लॉर्ड व्राइस का है, यानी कि हित जागृत करती हैं। ब्राइस यानी ब्राइट कर देती हैं लोगों के हितों को। तो लॉर्ड ब्राइस के अनुसार स्थानीय संस्थाएं सामान्य कार्यों में नागरिकों का सामान्य हित जागृत करती हैं। ये लोगों को एक दूसरे के हितार्थ कार्य
करने का प्रशिक्षण ही नहीं देती, वरन इन्हें प्रभावशाली ढंग से दूसरे के साथ कार्य करने भी सिखाती हैं। ये सहज ज्ञान, तर्क शक्ति, न्यायप्रियता के साथ साथ समाज का विकास करती हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। और एक दो रह गए। देखिए दोस्तों, अनुभव ये सिद्ध कराता है कि स्थानीय संस्था का उत्तरदायित्व जितना अधिक होगा, उतने ही अधिक व्यक्ति सेवा के लिए आगे आएंगे। कथन कितना अच्छा है, बताइए दोस्तों किसका है ये? तो इसमें ऑप्शन तो डी है, मगर ये कथन है गिलक्राइस्ट का। याद रखना दोस्तों, ये कथन है गिलक्राइस्ट का। अनुभव ये सिद्ध कराता है कि स्थानीय संस्था का उत्तरदायित्व जितना अधिक होगा, उतने ही अधिक व्यक्ति सेवा के लिए आगे आएंगे। ये कथन गिलक्राइस्ट का है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय परियोजनाओं के प्रसार के लिए जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है, उन्हें स्थानीय स्तर पर भली प्रकार संपन्न किया जा सकता है। स्थानीय शासन इनको संगठित करने के लिए सुगम मार्ग है। ये कथन किसका है बताइए दोस्तों? हिक्स का है। किनका है ये? हिक्स का है। ये कथन हिक्स का है दोस्तों। हिक्स के अनुसार राष्ट्रीय परियोजनाओं के प्रसार के लिए जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है, उन्हें स्थानीय स्तर पर भली प्रकार से संपन्न किया जा सकता है। स्थानीय शासन इनको संगठित करने के लिए सुगम मार्ग है। याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन ख़त्म हुए दोस्तों। अब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ख़त्म हुए दोस्तों। अब थोड़ी साहस मिली राहत की और इनको ना याद करने की कोशिश करना भाई। अगर आगे ना तो फिर समझ जाओ आप आगे क्या होगा, क्योंकि पेपर में आने के चांस पूरे हैं इनमें से। ठीक है, पेपर में आने के चांस पूरे हैं। आप इनको देख के जाना, कोशिश करना याद हो जाए आपको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संगठन कितने स्तर पर लागू किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम संगठन कितने स्तर पर लागू किया गया था? बताइए दोस्तों। 5 स्तर पर। कितने? 5 स्तर पर। वो 5 स्तर कौन कौन से हैं? केंद्र सरकार याद रखना, राज्य सरकार याद रखना, जिला स्तर, फिर खंड स्तर, फिर ग्राम। मतलब आप नीचे चलो, देखो ग्राम, खंड, जिला, फिर राज्य, फिर केंद्र। हो गए, सिंपल है ना यार। ऊपर से चलो, केंद्र, राज्य, जिला, खंड, ग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय विस्तार हुई थी 1953 में। याद रखना डायरेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक विकास के बाद यही आया था, ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा करने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? बताइए दोस्तों, किस समिति का गठन किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति का। सामुदायिक विकास कार्यक्रम हेतु राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा करने हेतु बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। इनके संदर्भ में नवंबर 1957 में समिति द्वारा रिपोर्ट सौंपी गई। याद रखना, नवंबर तक याद रखना। नवंबर 1957 में समिति ने रिपोर्ट सौंपी, जिसमें 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के साथ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की गई। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की गई। याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा पंचायती राज की प्रणाली के अध्ययन हेतु किस समिति का गठन किया है? 77 में याद रखना, अशोक मेहता समिति। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली के अध्ययन हेतु प्रचलित ढांचे में आवश्यकता परिवर्तन सुझाने हेतु जनता पार्टी सरकार, अशोक मेहता सरकार आई थी, जनता पार्टी सरकार याद, अशोक मेहता समिति आई थी, जनता पार्टी सरकार। दिसंबर 1977 को अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक नया प्रतिमान प्रस्तुत किया गया, जिसमें पंचायती राज के 2 स्तरीय स्वरूप की बात की गई। इन्होंने 2 स्तरीय की बात की थी, ये भी याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो 1977 याद रखना, अशोक मेहता समिति याद रखना, जनता पार्टी सरकार याद रखना, दिसंबर याद रखना, दिसंबर 1977, और 2 स्तरीय की बात की थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। बताइए दोस्त, राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। याद रखना, राजस्थान में।
2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान से प्रारंभ किया गया था। ग्राम स्वराज के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरुआत नागौर जिले से की थी। यह नागौर जिला याद रखना और नेहरू जी का नाम याद रखना। 2 अक्टूबर 1959 याद रखना और राजस्थान राज्य याद रखना, ठीक है। और 2 अक्टूबर मतलब महात्मा गांधी जी की जयंती याद रखना, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, ठीक है। 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में इसी दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। कब? 24 अप्रैल को, इसलिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है। तो संघवाद से, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से, प्रशासकीय प्रत्यायोजन से या प्रत्यक्ष लोकतंत्र से? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से, ठीक है दोस्त। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, पूरे प्रदेश में पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? पूरे प्रदेश में बात की जाए कि पूरे प्रदेश में पंचायत व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, तो आपको आंसर देना है आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पे राजस्थान मत लगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश। वर्ष 1959 में आंध्र प्रदेश में पूरे प्रदेश में पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य बना था। उल्लेखनीय है कि देश में पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला पहला जिला नागौर राजस्थान था। नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायत व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एक दो बार, आप याद होते जाएंगे आपको। अब ये देखिए, रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट विषय पर किस समिति का गठन किया गया था? बताइए दोस्त, किस समिति का गठन किया गया था? एल.एम. सिंघवी समिति। ये कब आई थी? 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट विषय पर एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया गया था। इस समिति द्वारा पंचायत विषय को संविधान में शामिल करने के साथ ही वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का सुझाव दिया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। असत्य कथन क्या था? ये ऊपर से नीचे की ओर विकास का मॉडल था, ये तो सही कथन है दोस्त। ये नीचे से ऊपर की ओर विकास का मॉडल था, अगर ये होता तो आज विकास ही नहीं हो जाता, तो ये नहीं था। ठीक है, यही गलत है इसका, तो आंसर हो गया आपका यही वाला। ठीक है, इस कार्यक्रम में स्थानीय संस्थाओं को भागीदार नहीं बनाया गया था, ये बिल्कुल सही है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से लागू किया गया था, ये भी ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना, नीचे से ऊपर के विकास का मॉडल नहीं था, ठीक है, ऊपर से नीचे का विकास का मॉडल था। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, वर्ष 1985 में योजना आयोग द्वारा ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हेतु किस समिति का गठन किया गया? 85 याद आए तो याद रखना कौन? GBK राव, याद रखना GBK राव, 85 है ना, GBK राव समिति का गठन योजना आयोग द्वारा, ये भी याद रखना, योजना आयोग द्वारा। ठीक है, योजना आयोग द्वारा 1985 में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास 1985 में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए किया गया था, जिसमें पंचायती राज को सशक्त करने की सिफारिशें की। इसके अंतर्गत संस्थाओं को क्रियाशील करने तथा नियमित चुनाव आयोजित कराने का सुझाव दिया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, पंचायत समिति के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? पंचायत समिति के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। ये पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर है, ये बिल्कुल ठीक है। खंड के सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच इसके सदस्य होते हैं, ये भी ठीक है। इसके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को खंड विकास अधिकारी यानी कि BDO कहते हैं, ये भी ठीक है।
तो ये तीनों का स्टेटमेंट सही है। पंचायत समिति का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, यही इसका आंसर हो गया। पंचायत समिति का अध्यक्ष स्वयं चुनती है, ना कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के संदर्भ में अनिवार्य प्रावधान है। कौन सा प्रावधान अनिवार्य है, बताइए दोस्तों। पंचायत के 3 स्तरों पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। माध्यमिक और जिला स्तर के प्रमुख के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव, ये भी ठीक है। अब देखिए, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए उम्र, ये भी ठीक है। तो यानी कि सभी ठीक हैं इसके। ठीक, याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब ये सरल क्वेश्चन आ गए, आपको जल्दी जल्दी तैयार हो जाएंगे। पंचायत के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। पंचायत के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। सत्य कथन क्या है? प्रत्येक राज्य में पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष की निश्चित अवधि तक कार्य करती है, बिल्कुल ठीक। 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व नए निर्वाचन करवा लिए जाएं, ये भी बिल्कुल ठीक। विधि द्वारा विहित प्रक्रिया द्वारा इन्हें 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है, बिल्कुल। नेक्स्ट, पीके थोंगन समिति में पंचायती संस्थाओं से संबंधित सुझाव दिए थे। पीके थोंगन समिति ने पंचायत संस्थाओं से संबंधित क्या सुझाव दिए थे? संवैधानिक दर्जा हो, संघ सूची में शामिल विषय, ये याद रखना, संघ सूची में शामिल विषय, ये इनका सुझाव था। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीके थोंगन समिति का गठन 1988 में किया गया था, जिसमें पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए इन्हें संवैधानिक दर्जा देने तथा राज्य सूची में स्थान देने की सिफारिश की गई थी। इसके साथ ही प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयुक्त, नियोजन एवं समन्वय समिति होनी चाहिए। ठीक है, ये इनकी सिफारिशें थीं। अब बढ़ते हैं आगे। अब मैच करना है आपको, और याद भी होंगे आपको, मैच हो भी जाएगा। अशोक मेहता समिति बताया था आपको 77, ठीक है। जीबीके राव 85 और सादिक अली 64, ठीक है, याद हो जाएंगे ये। एक बार फिर देखिए, अशोक मेहता 77, अशोक मेहता 77, जीबीके राव 85 और सादिक अली 64, और भाई LM सिंघवी समिति 86। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों पहला, इसका आंसर हो गया पहला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये तो सने आपको बस टिप्स पे याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, पंचायतों से संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम कब पारित किया गया था? पंचायतों से संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम कब पारित किया गया था, बताइए दोस्तों। विस्तार की बात की ये बात हो रही है। पंचायत से संबंधित अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम 1996 में पारित किया गया था। इसे पेशा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बलवंतराव मेहता समिति, ये त्रिस्तरीय थी, बिल्कुल सही है। अशोक मेहता समिति, ये 2 स्तरीय थी, बिल्कुल सही है। पीके थोंगन समिति, ये संघ सूची की बात की थी, और ये राज्य की बात कर रहे हैं, यानी कि यही आंसर हो गया गलत। ठीक है, ये आंसर हो गया गलत। सिंघवी, LM सिंघवी जो वो संवैधानिक दर्जा थी, ये भी सही है। तो इसमें आपको याद रखना है, जो पीके थोंगन समिति थी वो केंद्र सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी, ना कि राज्य सूची में। ठीक है दोस्तों, याद रखना। बलवंत राय त्रिस्तरीय, अशोक मेहता द्विस्तरीय और LM सिंघवी संवैधानिक दर्जा, और पीके थोंगन केंद्र सूची में शामिल करने की बात की सिफारिश की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायत है? 4 स्तरीय बतानी है, तो 4 स्तरीय पता ही होगा आपको। पश्चिम बंगाल में, कहाँ? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू किया गया। ये चारों स्तर, ग्राम पंचायत, आंचल पंचायत, ग्राम पंचायत, आंचल पंचायत, आंचलिक पंचायत और जिला परिषद, ये भी याद रखना। ठीक है, ग्राम, आंचल और आंचलिक और जिला परिषद। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए पंचायत आरक्षण का प्रावधान है? ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, आंध्र प्रदेश। कहाँ? आंध्र प्रदेश। अल्पसंख्यक से आंध्र प्रदेश याद रखना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान है? अगर आपने मेरे पीछे वीडियो देखेंगे, वहाँ पर भी मैंने ये बताया था आपको, 2006। कब? 2006। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2006 में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। उल्लेखनीय है कि 73वें संविधान संशोधन के दौरान महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात की गई थी। ठीक है दोस्तों,
तो मगर बिहार सरकार ने 2006 में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया था। नेक्स्ट, पंचायतों के गठन के लिए संविधान के किस भाग को निर्देशित किया गया है? बताइए दोस्तों। ये भाग 4, आपको याद होगा भाग 4 आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 भाग 4। पंचायतों के गठन के लिए संविधान के किस भाग को निर्देशित किया गया? भाग 4 आर्टिकल 40, ठीक है, याद रखना, आर्टिकल 40 और भाग 4। नेक्स्ट, स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति, ये भी है, और केंद्रीय नियंत्रण यही नहीं है दोस्तों, और राज्य का नियंत्रण ये बिल्कुल है, ठीक है। तो इसमें केंद्रीय नियंत्रण नहीं है दोस्तों, याद रखना, इसमें केंद्रीय नियंत्रण नहीं है, इसमें राज्य का नियंत्रण है, ना कि केंद्र का। नेक्स्ट, वैधानिक स्थिति, ठीक। अब दोस्तों ना एक नज़र में ना इनको याद करने की कोशिश कीजिए। बलवंत राय 1957, अशोक मेहता 77, GV राव 85, GV राव 85, और LM सिंघवी 86, PK थुंगन 88, और सादिक अली राजस्थान वाली 64, सादिक अली राजस्थान वाली 64। नेक्स्ट, इतनी बार दोस्तों इनको ना रिपीट करूंगा ना, आपको वीडियो में ही याद हो जाएंगे ये सारे सने। देखिए दोस्तों, इनको ना काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले ढूंढिए, कहीं ना कहीं मिलेगी आपको बलवंत राय मेहता समिति। कहाँ? बलवंत राय मेहता, देखिए तीसरे नंबर पे, और ऑप्शन देखिए तीसरे नंबर 2, यानी कि 2 ऑप्शन ये तो कट गए, ठीक है दोस्तों। अब इधर आ जाइए, बलवंत राय मेहता के बाद आएगा नंबर किसका? अशोक मेहता जी का। किनका? अशोक मेहता जी का। तो अब आइए 1 पे, देखिए 3 के बाद 1 इसी में आ रहा है, ये देखिए बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा GV राव समिति, कौन सी? GV राव समिति, जो कि आई थी 85 में। फिर देखिए LM सिंघवी जी आई थी 86 में, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर देखिए, बलवंत राय 1957, अशोक मेहता 77, GV राव 85, और LM सिंघवी 86, ठीक है, याद रखना दोस्तों। ये निम्नलिखित में से कौन सी LM सिंघवी समिति की सिफारिशें हैं? मतलब LM सिंघवी की क्या क्या सिफारिशें हैं? गाँव के एक समूह के लिए न्याय पंचायत बनाई जानी चाहिए, ये इनकी सिफारिश थी, ठीक है दोस्तों। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, ये तो इनकी सबसे चर्चित सिफारिश है। और ग्राम पंचायतों के लिए अधिक वित्तीय संसाधन, ये भी इनकी सिफारिश है, यानी कि इनकी सिफारिशें तीनों हैं ये दोस्तों, याद रखना, ठीक है, सभी सही है। गाँव में एक समूह के लिए न्याय पंचायत होनी चाहिए, गांव पंचायतों के लिए अधिक वित्तीय संसाधन की उपलब्धता हो, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ठीक है, और ये 1986 में आई थी। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, किस समिति ने अनुसूचित जाति, जनजाति व महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात की थी? बताइए दोस्तों। ये समिति थी दोस्तों GV राव। कौन सी? GV राव, याद रखना, GV राव। इस समिति का उद्देश्य ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करना था, ठीक है दोस्तों, याद रखना, 1985 में आई थी ये। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? उत्तर प्रदेश में पंचायती राज पहली बार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 5 जून 1947, याद रखना। उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायती राज अधिनियम 5 जून 1947 को लागू हुआ था। वहीं 7 दिसंबर को डोमिनियन भारत के गवर्नर जनरल से अनुमोदन प्राप्त हुआ था। भारत के गवर्नर जनरल से अनुमोदन प्राप्त हुआ था कब? 7 दिसंबर, ये भी याद रखना। जिसका उद्देश्य स्वायत्त स्थानीय सरकार की स्थापना तथा विकास करना था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित थी? ये सिंपल क्वेश्चन हो गया अब आपके लिए, पंचायती राज व्यवस्था से। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी। ये समिति पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समिति थी। बलवंत राय मेहता समिति नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की थी, ठीक है, इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिशें की थी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1961 विधानसभा में कब स्वीकार किया गया था? बताइए दोस्तों, विधानसभा में 19 मई 1961, 19 मई 1961।
देखिए, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1961 14 सितंबर 1960 को तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा संशोधन सहित 1 मई 1961 को पारित हुआ था। ठीक है, विधान परिषद में 1 मई 1961 को पारित हुआ था, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा 19 मई 1961 को स्वीकार किया गया। तो 19 मई 1961 को विधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। ठीक है, और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति की स्वीकृति 29 नवंबर 1961 को प्राप्त हुई थी। ठीक है दोस्त, याद रखना इसको। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण करती है। जो धारा जो है 15 वो ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण करती है। तो वो कार्य कौन कौन से हैं, देखिए दोस्तों, एक बार इन कार्यों पर नज़र डालिए। कृषि एवं कृषि को बढ़ावा देने का विकास करना, बिल्कुल सही। मैदानों एवं चारागाहों का विकास करना, ये भी सही। ठीक है, भूमि विकास में सरकार की सहायता ना करना, ये तो बिल्कुल ही गलत बात कर रहे हो यार, ऐसा कैसे। ठीक है, लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण का प्रबंध एवं सहायता करना, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, डेयरी मुर्गी पालन आदि को बढ़ावा ना देना, ये भी गलत बात कर रहे हो। यानी कि 2 ऑप्शन काट दो आप, तीसरा और 5वां। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका तीसरा। कौन सा आंसर हो गया इसका, ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, जब ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के 1/5 सदस्य की मांग पर ऐसी बैठक बुलाने का प्रस्ताव पारित किया जाए तो कितने दिन के अंदर उक्त बैठक बुलाई जाएगी। बताइए दोस्त, कितने दिन के अंदर उस बैठक को बुलाया जाएगा। तो 30 दिन के अंदर। कितने, 30 दिन के अंदर। जब ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के 1/5 सदस्य की मांग पर ऐसी बैठक बुलाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है तो 30 दिन के अंदर बैठक बुलाई जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 का नियम 32 के अंतर्गत ग्राम सभा की बैठक के लिए नोटिस दिया जाएगा। बताइए दोस्तों, कितने दिन पहले ग्राम सभा की बैठक के लिए नोटिस दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा बैठक की तिथि से 15 दिन पूर्व। बैठक की तिथि से 15 दिन पूर्व। ठीक है दोस्तों, याद रखना। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 का नियम 32 के अंतर्गत ग्राम सभा की बैठक के लिए नोटिस बैठक की तिथि से 15 दिन पूर्व दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अशोक मेहता समिति ने कुल कितनी सिफारिशें की थी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखना है। 132 कितनी, 132। अशोक मेहता समिति ने कुल 132 सिफारिशें की थी। अशोक मेहता समिति का गठन जनता पार्टी की सरकार द्वारा, अशोक मेहता समिति का गठन जनता पार्टी सरकार द्वारा दिसंबर 1977 में, पीछे भी बताया, अशोक मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1978 में केंद्र सरकार को सौंपी थी। 1978 में केंद्र सरकार को सौंपी थी। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की समस्याओं पर गौर करने के लिए पहली समिति कौन थी। सबसे पहली समिति बताइए। ये बलवंत राय मेहता समिति थी। ये तो आपको रट गई होगी। नेक्स्ट, पंचायती राज एक व्यवस्था है। पंचायती राज जो है वो एक व्यवस्था है। बताइए दोस्तों। स्थानीय सुशासन की, सही। जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, ये भी ठीक है। जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, ये भी ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, ये भी ठीक है। ठीक है, और जो पदसोपनिक संरचना की, ये गलत है। पदसोपनिक संरचना की नहीं है, याद रखना दोस्तों। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय सुशासन की, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। बढ़ते हैं आगे। पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों में से कौन सी समिति का गठन वर्ष सही नहीं है। कौन सी समिति का गठन वर्ष सही नहीं है, बताइए दोस्तों। पीके थुंगन समिति 88 में, सही है। जीवीके राव समिति 85, ये भी सही है। LM सिंघवी ये 86 में आई थी, ना कि 80 में, ये गलत है। ठीक है दोस्त, ये गलत है। 1986 में आई थी ये। 1986 में आई थी ये। अशोक मेहता समिति 77 में आई थी, ये भी ठीक है। अशोक मेहता समिति 77 में आई थी, ये भी ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पीके थुंगन समिति 88 में, जीवीके राव 85 में, LM सिंघवी 86 में, अशोक मेहता 77 में और बलवंत राय 57 में। ठीक है, याद रखना।
निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? नगर पंचायत को, सही है। ग्राम पंचायत को, ये भी सही है। क्षेत्र पंचायत को, ये भी सही है। इसका आंसर तीनों सही है दोस्तों, ठीक है। उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति के अंतर्गत नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तीनों को सम्मिलित किया जाता है। इस समिति के द्वारा हाल ही जिलों के संपूर्ण विकास की योजना तैयार की जाती है, जैसे जिले के स्कूल, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ऊर्जा, अनुसूचित जाति व जनजाति, अन्य संबंधित विभागों के अंतर्गत होने वाले कार्यों के लिए कार्य योजना बनाने में इस समिति के सदस्यों के विचारों को शामिल किया जाता है। याद रखना दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत एक विषय निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, ये सही है। सड़कें, ये भी ठीक है। पुस्तकालय, ये भी ठीक है। उच्च शिक्षा, ये नहीं आती है, ठीक है दोस्तों। उच्च शिक्षा की बात नहीं की गई है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को अनुच्छेद 243 जी के तहत कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। ये याद रखना, 243 जी 29 विषय प्रदान किए गए, ठीक है। जिसमें उच्च शिक्षा को शामिल नहीं किया गया, 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से विषय सूचीबद्ध हैं? देखिए दोस्त, लघु सिंचाई आता है, पशुपालन भी आता है, महिला एवं शिशु विकास भी आता है, अग्निशमक सेवाएं नहीं आती हैं, मवेशी हाउस प्राणियों के प्रतिकूलता निवारण, ये भी नहीं आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 1, 2, 3। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अंतः स्थापित 11वीं अनुसूची राज्य विधानमंडलों द्वारा पंचायतों के बीच शक्तियों का आवंटन करती है। दिए गए विकल्पों में लघु सिंचाई, पशुपालन एवं महिला एवं शिशु विकास 11वीं अनुसूची के 29 विषयों में अंतर्गत शामिल हैं, जबकि अग्नि सेवा, मवेशी हाउस प्राणियों के प्रति क्रूरता निवारण 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ठीक है दोस्त। याद रखना इसको। आगे बढ़ते हैं। अब मैच करना है। अब 1 मिनट में आप मैच कर लोगे, क्योंकि अब तो आपको याद हो गई होंगी ना। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय थी, ठीक है। अशोक मेहता 2 स्तरीय थी, और एल.एम. सिंघवी थी, ये स्थानीय सुशासन पद्धति से संबंधित थी। और जी.वी.के. राव प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार बताया था। जी.वी.के. राव ने प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार बताया था। तो बताइए दोस्त, इसका आंसर क्या हो गया? पहले का भी, तो यानी कि ये हो गया इसका 1 का 2, यानी कि सीधा आंसर सी, ठीक है। याद रखना दोस्त। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय, अशोक मेहता 2 स्तरीय, और एल.एम. सिंघवी समिति स्थानीय सुशासन पद्धति से संबंधित थी। वहीं जी.वी.के. राव प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब इसको ना कालक्रम, सही है, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए दोस्त, आप सबसे पहले देखिए बलवंत राय मेहता समिति कहाँ पे आपको दिख रही है? तीसरे नंबर पे। आप ऑप्शन में देखिए, तीसरा नंबर सिर्फ 1 है, यानी कि आंसर आपका ये हो गया, ठीक है दोस्त। तो बलवंत राय मेहता समिति के बाद कौन सी आई थी? अशोक मेहता समिति के बाद कौन सी आई थी? जी.वी.के. राव समिति। फिर देखिए जरा, फिर आई थी सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति। तो याद रखना इस तरह से, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। जनपद पंचायत कहाँ है दोस्तों? जनपद पंचायत मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। क्षेत्र पंचायत कहाँ है दोस्तों? क्षेत्र पंचायत अपने उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। वहीं तालुका परिषद कहाँ है दोस्तों? तालुका परिषद है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में, ठीक है दोस्तों, गुजरात में। आंचलिक परिषद कहाँ है दोस्तों? आंचलिक परिषद है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो गया? यानी कि जनपद हो गया मध्य प्रदेश, यानी कि 1 सी में जाएगा, यानी सी में 1 आएगा। सी में 1 देखिए जरा, ये इसमें आ रहा है, सी में 1 इसमें आ रहा है, ठीक है। अब क्षेत्र पंचायत देखिए, क्षेत्र पंचायत किस में जाएगी? उत्तर प्रदेश में, यानी कि 2 जाएगा डी में। देखो 2 जाएगा डी में, ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और तो इसका आंसर हो गया आपका बी आंसर। इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। याद रखना। एक नज़र फिर देखिए, जनपद मध्य प्रदेश में, क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश में, तालुका परिषद गुजरात में, और आंचलिक पश्चिम बंगाल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लखनऊ में क्या है, लखनऊ में है छावनी परिषद, ये सही है। कानपुर में क्या है, कानपुर में नगर निगम है, ये भी सही है। गाजियाबाद में क्या है, यहाँ पर भी नगर निगम है, जबकि जो नगर पालिका की बात कर रहा है, यानी कि ये आंसर गलत हो गया। ठीक है, ये आंसर गलत हो गया। ठीक। और काकौरी ये क्या है, नगर पंचायत है, यानी कि ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो आंसर हुआ इसका सी। लखनऊ छावनी परिषद है, कानपुर नगर निगम है, वहीं गाजियाबाद नगर निगम है और काकोरी भी नगर निगम है। ठीक है, लखनऊ नगर निगम भी है और छावनी परिषद भी है, दोनों है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए, ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए, होनी चाहिए बात कर रहा है, तो वर्ष में 4 बार भी हो जाएगी, वर्ष में 4 बार ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 4 बार होनी चाहिए। किस किस समय, एक होनी चाहिए 26 जनवरी को, फिर होनी चाहिए 1 मई को, और फिर होनी चाहिए 15 अगस्त को, फिर होनी चाहिए 2 अक्टूबर को। आप कैसे याद रखोगे, देखो 26 जनवरी भी आपको याद होगा और 15 अगस्त भी आपको याद होगा, और 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती इसलिए याद कर लो, और 1 मई को मजदूर दिवस है इसलिए याद कर लो। यानी कि ग्राम सभा की 4 बैठकें आपको एकदम क्लियर कट हो जाएंगी। तो 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर याद रखना दोस्तों। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन ये बैठकें देश के अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग भी हो सकती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश में बैठकें 2 होती हैं, 2 बार बुलाने का प्रावधान है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को याद रखना। अगर उत्तर प्रदेश को डिनोट करके पूछे, जब उत्तर प्रदेश का नाम दिया जाए तो आप 2 बार आंसर लगाना। ठीक है, बस ऐसे ही पूछ लिया जाए ग्राम सभा की बैठक तो आप 4 बार लगाना। ठीक है, सरपंच को ग्राम सभा की बैठक आयोजन कराने की जिम्मेदारी होती है। किसकी जिम्मेदारी होती है, सरपंच की, याद रखना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कुल कितने सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति के लिए आवश्यक है, बताइए दोस्तों, कितने सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक है। तो यह है 1/5 याद रखना। कितनी, 1/5 याद रखना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा कितनी समितियां बनाई जाती हैं, बताइए दोस्तों, जिला पंचायत सदस्य द्वारा कितनी समितियां बनाई जाती हैं। तो ये 6 समितियां, आपको याद भी होंगी और याद भी कर लेना, नहीं है तो। ठीक है, 6 समितियां बनाई जाती हैं, जो इनका नाम भी याद रखना है। प्रशासनिक समिति, नियोजन एवं विकास समिति, ठीक है, निर्माण समिति, जल प्रबंधन समिति, शिक्षा समिति और स्वास्थ्य और कल्याण समिति। प्रशासनिक समिति, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण एवं कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति, ये समितियों के नाम याद रखना दोस्तों। इसमें से पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी समिति नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंताखेल कम हो गया। ये बात सही है, राजनीति का अंताखेल अब कम हो गया है। 73वें संविधान के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। जब से 73वां संविधान हुआ उनका क्या हुआ, पुनरुत्थान हुआ। तो ये भी बात सही है, यानी कि दोनों बात सही है। सही विकल्प का चयन कीजिए, दोनों कथन सही है और व्याख्या भी सही है। ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के भाग 9 की विशेषता नहीं है। पंचायतों के लिए 5 वर्षीय कार्यकाल, ये सही है। पंचायतों के लिए 5 वर्षीय कार्यकाल, ये सही है। पंचायतों की सदस्यता के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण, ये भी ठीक है। पंचायत के सभी स्थानों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव, ये गलत है। सभी स्थानों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं होते हैं ना, ठीक है, सभी स्थानों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव, ये गलत है। महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 स्थान आरक्षण, ये भी ठीक है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ये सिंपल क्वेश्चन है। आपको कई बार अब तो ये क्वेश्चन आपको सरल लगने लगे होंगे ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन की आधारभूत विशेषता है। 73वें संविधान संशोधन की आधारभूत विशेषता क्या है, बताइए दोस्त। ग्राम मध्यवर्ती तथा जिला स्तरों पर पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना का उपबंध है, ये सही है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए पंचायतों के सभी स्तरों एवं स्थानों का आरक्षण है, ये भी ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में पंचायतों के लिए निर्वाचन है, ये भी ठीक है। संविधान की 11वीं अनुसूची का पुनः स्थापना है, ये भी ठीक है। यानी कि ये सभी सही हैं। ठीक है दोस्त, याद रखना इनको।
एक बार फिर देखिए, ग्राम मध्यवर्ती एवं जिला स्तरों पर पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना का उपबंध है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए पंचायतों के सभी स्तरों एवं स्थानों का आरक्षण है। राज्य निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में पंचायतों के लिए निर्वाचन, संविधान की 11वीं अनुसूची का पुनः स्थापना, ठीक है, ये सभी प्रावधान सही है, याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पंचायतों को सुशासन की संस्था स्वीकार किया गया, ये बिल्कुल सही है, पंचायतों को सुशासन की संस्था स्वीकार किया गया। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को सुशासन की संस्था स्वीकार किया गया, ये गलत है, यहाँ पे शहरी की बात नहीं की गई है, ठीक है दोस्त, याद रखना है। इसका आंसर केवल एक सही है, ठीक। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से स्थानीय सुशासन के संदर्भ में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। स्थानीय सुशासन में महिलाओं हेतु 1/3 पद आरक्षित रखे जाते हैं, ये सही है दोस्तों। 1/3 से अधिक स्थानों के आरक्षण हेतु राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान की गई है, ये भी सही है, यानी कि बढ़ सकते हैं, ठीक है, राज्य विधानमंडल शक्ति प्रदान की गई है, ये भी ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं है? ये याद रखना, मेमिन, किसको याद रखना है? मेमिन, यानी कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इसको याद रखना, ठीक है दोस्त। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? ये थे राजीव गांधी जी। कौन थे? राजीव गांधी, याद रखना इनको, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक राजीव गांधी थे। उनका मानना था कि महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों को प्रतिनिधित्व देकर उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है, तो ये कथन याद रखना। पंचायतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पंचायतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तमिलनाडु में 2 स्तरीय पद्धति अपनाई गई, यही गलत है। तमिलनाडु में 3 स्तरीय पद्धति है, ठीक है दोस्त। मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी 73वें संविधान संशोधन के बाद, ठीक है, तब ये क्वेश्चन सही है, ऑप्शन सही है। भारत में पंचायती राज की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन 1952 से लागू हुआ था, ये भी ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण कब तक दिया जाएगा? पंचायत में महिलाओं को आरक्षण कब तक दिया जाएगा, बताइए दोस्तों। किसी भी समय सीमा का निर्धारण नहीं है, यानी कि इसकी समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया, ठीक है दोस्तों, याद रखना ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट क्या कहता है? समय से पूर्व भंग पंचायतों में चुनाव 6 माह से पहले करा लिया जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर पंचायत का निर्धारित कार्यकाल 6 माह से कम है तो चुनाव कराया जाना आवश्यक है, नहीं, तो चुनाव कराना जाना आवश्यक नहीं है, ये कथन गलत है दोस्तों, ठीक है, याद रखना। तो इसका आंसर केवल एक सही है, तो इसका आंसर केवल एक सही है। अनुच्छेद 243(3) के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही चुनाव करा लिए जाएंगे। यदि पंचायत को समय से पूर्व भंग किया गया तो 6 माह की अवधि के पूर्व ही पुनः चुनाव करा लिए जाएंगे, किंतु यदि भंग हुई पंचायत का निर्धारित कार्यकाल 6 माह से कम है तो ऐसे में चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा, ठीक है दोस्त, याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलाइए दोस्तों। आंध्र प्रदेश में है मंडल परिषद, क्या है? मंडल परिषद, आंध्र प्रदेश में है मंडल परिषद। और असम में क्या है? असम में है आंचलिक, वहीं महाराष्ट्र में है पंचायत समिति, और गुजरात में है तालुका पंचायत, तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? इसका आंसर हो गया बी, याद रखना दोस्तों। एक बार फिर देखिए,
आंध्र प्रदेश में है मंडल पंचायत, आंध्र प्रदेश में है मंडल पंचायत। असम में है आंचलिक पंचायत, असम में है आंचलिक पंचायत। और महाराष्ट्र में है पंचायत समिति, महाराष्ट्र में है पंचायत समिति। और गुजरात में है तालुका पंचायत, गुजरात में है तालुका पंचायत। बढ़ते हैं आगे। किस राज्य में आरक्षण का चक्रा अनुक्रम पद्धति 10 वर्ष रखी गई है? बताइए दोस्त। तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य पंचायतों में आरक्षण का चक्रानुक्रम पद्धति 10 वर्ष रखी गई है, जबकि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के साथ अन्य राज्यों के आरक्षण का चक्रानुक्रम पद्धति 5 वर्ष है। ठीक है, मतलब तमिलनाडु में अगर आपसे पूछी जाए तो 10 वर्ष याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ की पॉइंट्स हैं, अगर आप देखना चाहो देख सकते हो। अनुच्छेद 243 में ग्राम पंचायत की व्यवस्था की बात की गई। ठीक है, वहीं 243 ए में ए की बात की जाए दोस्तों, इसमें ए में, तो ए में है सभा, ए में है सभा। अगर ए की बात की जाए तो ए में है सभा, ए में क्या है दोस्तों? सभा है। वहीं बी में बात की जाए तो गठन है, बी में गठन है। और सी में संरचना, सी की संरचना। ठीक है, और डी में आरक्षण है, डी में आरक्षण है। 243 याद रखना दोस्तों। ठीक है, 243 याद रखना। वहीं ई की बात की जाए, ई में है अवधि, ई में है अवधि। और एफ की बात की जाए तो निहारताएँ याद रखना, निहारताएँ। ठीक है, और जी में शक्तियाँ, जी में शक्तियाँ। और एच में पंचायतों द्वारा कर आरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ, तो ये है एच में। ठीक है, याद रखना। और आई में वित्त याद रखना, आई में वित्त। और जे में क्या याद रखना है? पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, जो कि विधानमंडल द्वारा। ठीक है, तो इसको याद रखना। के में क्या है? के में है निर्वाचन, के है निर्वाचन। और एम की बात की जाए तो इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू ना होना, वहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना। देखो, एल में है संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, और एम में है कतिपय क्षेत्रों पर लागू ना होना। तो कतिपय क्षेत्रों पर लागू ना होने की बात एम में की गई है, और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना तो एल में बात की गई है। और एन में क्या है? विद्यमान विधियों और पंचायतों का बने रहना, ये बात है एन में। और ओ में क्या बात है? न्यायालयों, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्जन में क्या है? निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्जन है। ठीक है, यहाँ पे न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसी का 243 ओ में बात की गई है। तो ये आप याद रखना, सभी याद रखना दोस्तों। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। अब कुछ दोस्त शब्दावली है, अब इसको भी याद रखना। ये शब्दावली बन सकती है कूट में। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वैदिक साहित्य में। कहाँ मिलता है? वैदिक साहित्य में। ग्रामीणी, ग्रामीणी का उल्लेख मिलता है। ग्रामीणी किसे कहते थे? ग्रामीणी किसे कहते थे? ग्राम प्रशासन अधिकारी को, ग्राम प्रशासन अधिकारी को। गोप क्या होता था? गोप होता था हदबंदी का कार्य करना, हदबंदी का कार्य करना किसका काम था? गोप का, गोप का कार्य था हदबंदी का कार्य। वहीं गोमलिक कौन होता था? ये था ग्रामीण प्रशासक। कौन था? ग्रामीण प्रशासक। वहीं महत्तर या ग्रामपति कौन होता था? ग्राम प्रशासन। कौन होता था? ग्राम प्रशासन। ठीक है, उर क्या होता था? उर होती थी लोगों की संस्था, उर होती थी लोगों की संस्था। पटवारी क्या होता था? प्रधान, ग्राम प्रधान का सहयोगी। पटवारी जो होता था ग्राम प्रधान का सहयोगी। और मौजा का होता था? मौजा, मौजा होता था गाँव का समूह, याद रखना। तो एक बार फिर देखिए, ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। ग्रामीणी ग्राम प्रशासन अधिकारी होता था। गोप हदबंदी का कार्य करता था। गोमलिक ग्रामीण प्रशासक होता था। ग्रामपति यानी महत्तर ग्राम प्रशासन होता था। और बात की जाए तो लोगों की संस्था थी। पटवारी की बात की जाए तो ग्राम प्रधान का सहयोगी था। वहीं मौजा की बात की जाए तो गाँवों का समूह था। ठीक है दोस्तों, तो इनको याद रखना, इनके स्क्रीनशॉट ले लो इन दोनों के और इनको याद कर लो। तो दोस्तों ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ, और आपको, अगर आपको ये तैयार नहीं है तो एक बार और देखिएगा। क्वेश्चन सारे यहीं से आएंगे, क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का कलेक्शन था, जिससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना ना के बराबर है। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप देखना इसको। आप सही से देखोगे तो सारे क्वेश्चन यहीं से फंसने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके जो भी चैप्टर हैं वो सारे कंप्लीट कर दिए जाएंगे। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, बस पढ़ते रहिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, बार बार क्वेश्चनों को देखिएगा, सारे क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं।
और आपको एग्ज़ाम में ज़रूर लाभ होगा। ठीक है दोस्त, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।